आप लोगों ने पंचतंत्र की कहानियां बचपन में बहुत सुनी होंगी, बहुत सारे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। और एक ऐसी पंचतंत्र की स्टोरी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हुई है। सो पंचतंत्र लगभग मोर देन 50 लैंग्वेजेज में वर्ल्ड वाइड ट्रांसलेट हुआ है एंड इसके 200 वर्जन हमें दिखाई देते हैं। एंड माना जाता है कि पंचतंत्र की रचना जो है विष्णु शर्मा ने 3rd सेंचुरी सी में किया था, यानी आज से लगभग 1700 वर्ष पूर्व माना जाता है विष्णु शर्मा ने इसे कंपोज किया था। सो अब मैं आपसे पूछूं कि पंचतंत्र की कहानी कितनी प्राचीन हो सकती है, तो इसका आंसर हमें आर्कियोलॉजी में मिलता है, पुरातत्व में मिलता है, और वो भी हमें मिलते हैं कहां से, लोथल से पॉट मिला हमें, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। सो लोथल से हमें एक पॉट मिलता है, बहुत टाइनी पॉट है, उसके ऊपर पेंटिंग है बहुत सुंदर सी, और उस पॉट पे यहाँ पे आप देखेंगे घड़ा है, वॉस है, एंड जो प्रो है वो जो है बना हुआ है। सो जब हम पंचतंत्र की कहानियों की बात करते हैं तो विष्णु शर्मा तक ही हमारा लिटरेचर जाता है, बट पंचतंत्र की कहानियां ऐसा माना जाता है कि प्रचलित थी ड्यूरिंग द इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के दौर में भी प्रचलित थी, और अपने पॉट्स पर, अपने जो मृतभांड है उनके ऊपर कहानियों को पेंट करते थे और उनको नरेट करते थे, अपने बच्चों के लिए, किड्स के लिए नरेट करते थे। तो उसके एविडेंस हमें जो दिखाई देते हैं जहाँ पर लोथल से पॉट मिला, वहां से हमें प्राप्त होते हैं, जिसे हम सृष्टि को, बहुत फेमस है ये कहानी उसके बारे में। इसके अलावा योग बहुत प्रसिद्ध है वेस्टर्न वर्ल्ड में, इसको योगा कहते हैं, भारत में योग कहते हैं। सो योग की बात करें तो पूरी दुनिया जो है आजकल योग कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है, बिकॉज हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है हमें। सो अब हम बात करें कि योग की एक्टिविटी को हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं। सो बहुत सारे ऐसे हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन में बहुत सारे ऐसे हमें टेराकोटा फिगरिन्स मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि योग एक जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड हम कह सकते हैं, और उसकी प्राचीनता जाती है इंडस सिविलाइजेशन तक जाती है। तो कुछ टेराकोटा फिगरिन्स हमने आपके लिए छूट किए हैं, इसको आप नमस्ते फॉर्म में भी देख सकते हैं, नमस्ते सभी लोग करते हैं, एंड यहाँ पर आप डिफरेंट पोस्टर्स देख सकते हैं योग के, और यहाँ पे देख सकते हैं ये भी। सो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से कुछ हमें टेराकोटा फिगरिन्स मिलती है, ह्यूमन फिगरिन्स मिलती हैं, जो कि योग के पोस्टर्स में हमें दिखाई देती हैं। सो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि योग की जो परंपरा है भारत में, वो लगभग 5000 सालों से जो है भारत में योग की परंपरा चल रही है। इसका एक जीता जाता आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें दिखाई देता है। इसके अलावा हम काशी में हैं, शिव की नगरी में हैं, और भगवान शिव को महायोगी भी कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि शिव जो है और योग के प्रवर्तक माने जाते हैं और महायोगी कहा जाता है। सो हमें जो है ये मोहनजोदड़ो से मिली हुई सील है, सील में से एक मुहर है, ओके, स्टोन की बनी हुई, और ये भी सील है, और ये हड़प्पा से मिली हुई सील है। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ टिपिकल्स, सो यहाँ पर आप जो ह्यूमन डिपिक्शन बने हुए हैं उसको आप देख सकते हैं कि अलग अलग ह्यूमन डिपिक्शन है, जो कि कहीं ना कहीं एनिमल्स के साथ घिरे हुए हैं, एंड हॉर्न डीटीज के रूप में उनको दिखाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, और सीटेड फॉर्म में है, और की पैरों के अगर आप उसको देखें तो यहाँ पे आप एक डिफरेंस, वन ऑफ द टफेस्ट जिसको योग पोस्चर बोलते हैं या एडवांस योग पोजीशन बोलते हैं, कि वो अपने नी पर नहीं, सॉरी, अपने उंगली को, पैरों को उंगलियों पर जो है वो योग करते हुए यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। सो इसे सबसे एडवांस योग जो है कहा जाता है। ये एविडेंस भी सजेस्ट करते हैं कि शिव के जो सबसे अर्लीस्ट, जिसको महायोगी शिव भी बोलते हैं या पशुपति शिव भी बोलते हैं या प्रोटो शिवा, आदि शिव भी बोलते हैं, उसके वन ऑफ द अर्लीस्ट डिपिक्शन अगर हम शिव की बात करें तो वो हमें इंडस सिविलाइजेशन से जो है हमें सिंधु सभ्यता से प्राप्त होते हैं, जिसमें आदि शिव को, पशुपति शिव को जो है योग पोजीशन में वो अपने उंगलियों पर ऐसे पैरों की उंगलियों पर जो है ये खड़े, वन ऑफ द टफेस्ट योग पोजीशन जिसको बोलते हैं वो करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। सो योग की प्राचीनता को हम 5000 वर्ष जो है आसानी से लेकर जा सकते हैं। इस इमेज को मैंने बहुत इंटेंशनली चूज किया है, इस अगर केव की बात करें। सो ये केव जो है बिहार में जो है और बराबर केव्स के नाम से फेमस है, बराबर एंड नागार्जुनी केव्स के नाम से फेमस है। इस केव्स का निर्माण जो है, गुफाओं का निर्माण यहाँ पर जो है
मौर्य किंग अशोक, ग्रेट अशोक ने करवाया था और उनके ग्रैंडसन दशरथ ने करवाया था। एंड इंडिया में केव डिगिंग की जो ट्रेडिशन है उसको स्टार्ट करने की जो क्रेडिट है वो दी जाती है अशोक को, किंग अशोक को दी जाती है। यानी भारत में केव बनाने की जो परंपरा है, इंट्रोड्यूस करने की जो क्रेडिट है वो किंग अशोक को दी जाती है। पर मैंने इसलिए इसको नहीं चूज किया, मैंने दो कारणों से इसे जो है चूज किया है। पहला है कि यहाँ से एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, एक अभिलेख मिलता है। इसमें भी केव के अंदर की दीवारों पे ये इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ब्राह्मी, मौर्यन ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ओके। और ये उसका स्टैम्पेज आप देख सकते हैं। और इसमें एक शब्द आता है, शब्द ये है आजीवक सेक्ट की बात की गई है। आजीवक सेक्ट, आजीवक सेक्ट जो है वो माने जाते हैं एन एंशिएंट रिलीजन एंड द फिलोसॉफिकल ग्रुप ऑफ इंडिया एंड competed with जैनिज्म। सो जैनिज्म के साथ इनका बहुत ज्यादा कंपटीशन था। और ये जो आजीवक सेक्ट है ये अभी विलुप्त हो चुका है। इसके कोई भी सिंगल फॉलोअर आपको भारत में या पूरी दुनिया में नहीं दिखाई देते, जिसको हम कह सकते हैं फॉरगेटन रिलीजन ऑफ इंडिया, हम इसे कह सकते हैं। बट इस रिलीजन के बारे में हमें पता नहीं चलता अगर ये इंस्क्रिप्शन हमें नहीं मिलता। और इसमें अशोक लिख पाते हैं कि ये गुफा, ये जो केव है वो आजीवक सेक्ट के लिए वो डिगिंग करवा रहे हैं, उन्होंने निर्मित कराया है। और वो लाइक पेड़ रहते थे जहाँ पे वो साधना करते थे। एंड ग्रेनाइट फॉर्मेशन है, ये ग्रेनाइट फॉर्मेशन के ऊपर बना है। एंड इंटरेस्टिंग चीज हम बात करें इसकी मिरर लाइक रिफ्लेक्शन। सो ये इतना इंटरेस्टिंग है, जब आप वहां जाएंगे तो आप अपने आप खुद को देख सकते हैं। यहाँ पे एक बुद्धिस्ट मॉन्क है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से उसकी पूरी रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पर आपको दिखाई देती है। सो अपने पॉलिश के लिए इनर जो उसका वॉल है वो मिरर लाइक रिफ्लेक्शन आपको वहां पे दिखाई देता है। कैसे किया होगा ये अपने आप में अजूबा है कि आज से 2300 साल पहले इस प्रकार के केव्स एंड इस प्रकार के पॉलिश वो ग्रेनाइट स्टोन के ऊपर कर रहे थे, ये अपने आप में अजूबा है। एक और चीज है, ग्रेनाइट बनाने के लिए आपको हार्डेस्ट मेटल चाहिए, यानी बिकॉज़ सबसे हार्डेस्ट रॉक माना जाता है। सो ग्रेनाइट को काटने के लिए जो मेटल चाहिए वो भी भारतीयों की एक्सपर्टीज को दिखाता है कि मेटलर्जी में हमारी कैसी एक्सपर्टीज थी। एंड मेटलर्जी ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड जो है मेटलर्जी वन ऑफ द डिमांडिंग कमोडिटी ऑफ एक्सपोर्ट आइटम। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है स्टील, इंडियन स्टील जो है एक्सपोर्ट किए जा रहे थे वेस्टर्न वर्ल्ड एंड द वेस्ट एशिया एंड द नॉर्दर्न अफ्रीका को वो किए जा रहे थे। ये सांची स्तूप है, आप जानते हैं सांची स्तूप जो है सबसे भारत के